Time up. Time up, sir. Time up. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग सीरीज। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए वो ये है, दिस इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। While the risk involved with direct investment in renewable energy hinders the investment by domestic institutional investors, infrastructure investment trust present a realistic avenue for them to get exposure to the sector. Discuss. Now, सबसे पहला जो स्टेप होता है यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को ढंग से समझें कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्योंकि अगर हमने डिमांड एड्रेस कर दिया तो हमें काफी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझना में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी पे है, राइट। ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को तो सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसको ब्रेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रिस्क इन्वॉल्व विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में, इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है सेक्टर है, उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक हो रहा होगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करने में हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रही है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। लाइक इफ वी प्रमोट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम प्रमोट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो हमारे इंडिया के ही इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन्वेस्ट करने में। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ओके, सो इसलिए जैसे कि अब हमें ये चाहिए नहीं, हमें ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये बेटर ऑप्शन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इससे हेल्प मिलेगी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम दोनों चीजें चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आए, और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के थ्रू भी आए। वी वांट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, नो डाउट अबाउट इट, बट वी डू नॉट वांट कि हमारे खुद के इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको पिनलाइज करना पड़े या फिर उनको मौका ना मिले। सो दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है, उसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, दिस कैन बी अ रियलिस्टिक एवेन्यू फॉर देम टू गेट एक्सपोजर टू द सेक्टर। मतलब इनके थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको एक फेयर ग्राउंड मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वांट्स यू टू डिस्कस। डिस्कस का मतलब क्या होता है कि जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हर पहलू को आपको डिस्कस करना है, आपके उसको हर पहलू को एक्सप्लेन करना है। ओके, इट्स लाइक एन एसे, राइट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, किसी भी आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें आप सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन है 15 मार्कर का, 250 वर्ड्स का। तो आपको पता होगा कि इसके लिए आपको 3 पेजेस मिलेंगे, राइट। तो हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि 3 पेजेस हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसके सब कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट, जैसा कि आप सबको पता होगा, वो होता है इंट्रोडक्शन। ओके, जो सेकंड कॉम्पोनेंट होता है वो होता है उसकी बॉडी, विच इज द मेन पार्ट, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। और जो थर्ड होता है वो होता है उसका कंक्लूजन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में तो हम लोग ने लेट्स से 3 to 4 लाइंस हमने लिख दी। कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट एक बार को ये समझते हैं कि 3 से 4 लाइन हमने लिख दी। बॉडी में क्या होता है कि अब हमारे पास 3 पेजेस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 25% पहले पेज का 25% पोर्शन तो यहाँ पे चला गया, बचा 75।
एंड बचा सेकेंड पेज, और थर्ड पेज में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है, जो कि बॉटम का 25% ले जाएगा, राइट। तो हमें जो बीच का पोर्शन है उसको यूटिलाइज करना है इन द बॉडी। तो बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, आपको लिखनी होगी हेडिंग्स। लाइक हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे 2-3 हेडिंग्स में एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ठीक है। एट मैक्स 3 रखना, क्योंकि 15 मार्कर है, 3 से ज्यादा हम नहीं बना पाएंगे, और 10 मार्कर में हम 2 से ज्यादा हेडिंग नहीं देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मार्कर है, इसलिए 2 तो मेन हेडिंग है। अब हमें ये देखना होगा, हमें ये सबसे, अब हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो देखेंगे हेडिंग कौन सी हो सकती है, वो देखेंगे, बट उसके पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो 2 हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद एक प्री कंक्लूजन टाइप का हम एक यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम वैल्यू एडिशन करेंगे, जिससे हम एक्स्ट्रा मार्क्स एग्जामिनर से निकलवा सकते हैं, राइट। ये हल्का सा वैल्यू एडिशन करेंगे एंड दिस इज पॉसिबल इन 15 मार्कर क्वेश्चन। 15 मार्कर में ये काफी पॉसिबल होता है। तो वैल्यू एडिशन में हम क्या करते हैं, जनरली हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लिखते हैं और हम वे फॉरवर्ड भी लिखते हैं, अगर उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। अब एक बार मैं आपको हेडिंग का स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो किसी भी हेडिंग का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपका हेडिंग है, उसके नीचे लेट्स से आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हो गए। अब इस एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट का, सारे पॉइंट्स का स्ट्रक्चर सेम होगा। वो होगा, वी विल स्टार्ट विद अ कीवर्ड, देन वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट, जो कि 1 से 2 लाइन का होगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट यूपीएससी में लिखना नहीं होता है। And then we will substantiate this keyword and this point with the help of example. तो हर पॉइंट का यही स्ट्रक्चर होगा कि विल राइट अ कीवर्ड, जिसको हम अंडरलाइन कर देंगे, वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हम क्यों लिख रहे हैं, एंड इस पूरे कीवर्ड एंड स्टेटमेंट, इस पूरे पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए हम उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे। सो दैट इज हाउ द एंटायर एवरी पॉइंट हैज टू बी रिटन। तो हर हेडिंग के नीचे आप 3 से 4 या 5 पॉइंट्स लिखोगे। सिमिलरली हेडिंग 2 के अंदर भी आप 1 से लेकर 5 पॉइंट्स लिखोगे और उनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो ये तो हो गया ब्रॉडली समझना कि हमारा आंसर होगा कैसे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे और ये समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हेडिंग बन सकती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमको देखना है, क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एंड ये देखेंगे हेडिंग कौन कौन सी हो सकती है। फिर हेडिंग के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे वो हमें देखना होगा, और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, एंड कंक्लूजन क्या है, ये करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है कि देयर आर रिस्क। तो आप देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, व्हाट आर द रिस्क। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर रिस्क इन्वॉल्व विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या रिस्क है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। वो क्या रिस्क है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो हिंडर हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट हेडिंग दैट यू विल राइट, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व विद द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। That is the first point. The second heading, that is the first heading, and the second heading is कि how infrastructure investment trust are beneficial or how can they provide realistic avenues for the domestic investors to have exposure in the renewable sector. तो ये सबसे पहले देखा कि हमारी जो हेडिंग नंबर 1 होगी बॉडी के अंदर, वो होगी सबसे पहला कि what are the risk involved, यह है ना, risk involved। तो ये सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही हमको ये चीज डिसाइड कर लेनी है कि क्या क्या हेडिंग होगी। रिस्क इन्वॉल्व विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, या प्रॉपर हेडिंग लोगे और उसको आप कर दोगे बॉक्स के अंदर। सेकेंड हेडिंग जो हमें क्वेश्चन खुद ही बता रहा है वो है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। हम ऐसी हेडिंग लिखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इसके थ्रू करके, और ये हम कर देंगे। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेनिफिट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। ये 2 हेडिंग होगी। तो ये चीज हम अभी आंसर नहीं लिख रहे हैं, पर हम समझ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, कैसे लिखना होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद का स्ट्रक्चर आपको पता है। इसके बाद हम एक गवर्नमेंट पॉलिसी लिख देंगे, वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि अच्छा ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इनका बेनिफिट तो है, तो अब हम कैसे इनको प्रमोट करें, तो वो चीज हमारा वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। या फिर कैसे इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट करें, तो वो कंप्लीट चीज, ये दोनों चीज वे फॉरवर्ड में आ जाएंगी। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी में तो जो भी गवर्नमेंट की रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं वो हम लिख देंगे, राइट। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे, जो कि जिसको कैसे लिखना है वो हम आगे सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए।
और यहाँ पे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो डिमांड होगा, जो कीवर्ड होगा क्वेश्चन का, आप इंट्रोडक्शन उससे ही स्टार्ट कर दो, सो दैट सारा डिलेमा खत्म हो जाएगा, आपको इजी पड़ेगा एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखना। तो यू कैन स्टार्ट, आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी की नीड क्या है एंड उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है, क्या उसकी हल्की फुल्की हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे। तो दिस, अगर हम ऐसा इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो ये बहुत ही स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में ही हम कोई ना कोई डेटा पॉइंट मेंशन कर देंगे, जैसे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आंसर में थोड़ा वेटेज है, राइट। तो जनरली जो दिक्कत बच्चों को होती है किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखने में, वो यही होती है कि हम इंट्रोडक्शन लिखें क्या, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के। तो उसमें सबसे सही है अपने डिलेमा कम करने के लिए कि आप जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जो कीवर्ड है क्वेश्चन का एग्जैक्ट कीवर्ड, उसी से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के बारे में काफी कुछ सारी चीजें पता है, राइट। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज नीडेड बिकॉज, क्यों चाहिए हमको इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अब हम डेटा पॉइंट्स लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमको 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए बाय 2030। सो जब इतना बड़ा टारगेट हमने बनाया है तो हमको इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत होगी ही, है ना। इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि COP26 में जो पंचामित्र लॉन्च किया गया था, उसमें वन ऑफ द पंचामित्र आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें वन ऑफ द टारगेट्स यही था कि हम 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करेंगे। सो जब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है तो हमको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, राइट। सो अब इसीलिए आप यहां से लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी is required because to fulfill the government's target of 500 gigawatts of renewable energy by the year 2030, right। तो ये चीज आप एक लिख सकते हो, बट द प्रॉब्लम, उसी में थोड़ा सा लिख सकते हो कि बट अब आप हेडिंग फर्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, बट देयर आर सर्टेन रिस्क्स इन्वॉल्व विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। तो आपका ये हो जाएगा हेडिंग। अब इसको मैंने थोड़ा सा इंटरेक्टिव हेडिंग बनाया है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि आप ये हेडिंग वाला यहाँ पे H1 नहीं लिखोगे, ये चीज आपको बस बताने के लिए है। आपने हेडिंग ऐसे स्टार्ट किया, बट देयर आर सर्टेन रिस्क, तो इससे एक फ्लो बनता है, इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच जाने का एक फ्लो क्रिएट हो रहा है। बट देयर आर सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज कर रहे हो, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि पेंशन फंड से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सोवरेन फंड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके इंडिया के अंदर ही जैसे FDI है, ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, राइट। वी कैन टेक लोन्स, लाइक ECB लोन्स हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, बट हमें यही दिखाना है कि इनमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। So that is the first heading that we will write. अब रिस्क इन्वॉल्व क्या है, आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि व्हाट इज हैपनिंग। सो आप ये देखो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। हम मान लेते हैं कि एक है हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर और एक है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टर जो फॉरेन से है, लेट्स से बाहर से आ रहा है। तो अब ये बाहर, अब दोनों को इन्वेस्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, इसको भी यहाँ पे करना है इन्वेस्ट, इसको भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और हमें चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो वही वाला इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे जिससे उनकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से जो भी इन्वेस्टर, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, जो ज्यादा पैसा देगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देगा, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है, जो ज्यादा सर्टेनिटी देगा इन्वेस्टमेंट में, राइट, कि 100% इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है वो। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो ये सर्टेनिटीज, जो ये क्वालिटीज फुलफिल करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी लोग इन्वॉल्व है वो यही वाला इन्वेस्टमेंट लेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर ह्यूज, सो दे विल प्रोवाइड लॉट ऑफ मनी, राइट, दे कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ मनी।
अब इंडिया में जैसा हमने देखा है कि इंडिया में तो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत प्रमोशन मिल रहा है ना. In the recent years, you have seen even our honorable Prime Minister has got various awards related to climate change and the initiatives which India has taken in this direction. तो इंडिया में तो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स को भी बहुत सारा पैसा लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. तो दे विल गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सेकेंड, अब वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया. तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ से बेहतर आ जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में. तो फिर तीसरा हो जाएगा कि क्योंकि ये इन्वेस्टर्स काफी स्टेबल होते हैं, बाहर वाले इन्वेस्टर्स, तो ये ज्यादा सर्टेनिटी दे सकते हैं इन्वेस्टर्स की रेगुलर जो हम कहते हैं ना कि रेगुलरली इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तभी तो सेक्टर ग्रोथ करेगा. तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी दे देंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, राइट. और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इन सारे रीजन की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बारे में सोचो, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, सो ऑब्वियस सी बात है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होगा वो बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. तो मॉनेटरी टर्म्स में वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, है ना. वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी वो थोड़ा पीछे रह जाएगा. वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है डोमेस्टिक इन्वेस्टर वही प्रोवाइड कर सकता है. तो ये सारे ड्रॉबैक्स आ जाते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ. एंड दैट इज वाई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो गेम खेल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है. तो इसलिए हमको यही है सारे रिस्क विच आर इन्वॉल्व विद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो यही सारे हैं कि देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच कैन कम, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन कम, देयर इज सर्टेनिटी विच विल कम, राइट. लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो सकता है. तो दैट इज वाई आवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू सफर. सो इसीलिए क्वेश्चन ने बोला है कि वी शुड अप्लाई, और द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स शुड टेक द पाथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ओके, अब हमको समझना है सबसे पहले क्वेश्चन में. अब जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड हेडिंग होनी थी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारी सेकेंड हेडिंग होगी. लेकिन जो हमने पहली हेडिंग लिखी यहाँ पे, जो हमने पूरा ये पोर्शन एक्सप्लेन किया, इस पोर्शन को एक्सप्लेन करने के बाद एक फ्लो मेंटेन करने के लिए इन दोनों हेडिंग के बीच में हम एक पॉइंट डालेंगे कि व्हाट आर, मतलब उसमें लिखना कुछ नहीं है, लेकिन वी विल राइट कि हम डिफाइन करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते क्या है. ठीक है. सो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द व्यूअर्स, ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट. म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फंड विच इज म्यूचुअली मैनेज्ड, या फिर इसमें ढेर सारे लोग इन्वेस्ट एक साथ करते हैं. एक पर्टिकुलर फंड बना दिया, ये ढेर सारे लोग इसमें अपना थोड़ा छोटा अमाउंट ऑफ पैसे डालते हैं, एंड देन ऑल टुगेदर ये फंड मैनेजर्स एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट. एंड सिंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं वो म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, छोटे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनसे थोड़ा पैसा लेके, राइट, इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बनाएंगे एंड फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि हम कंपीट कर पाएंगे. हम किससे कंपीट कर पाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स से, या फिर FDI जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे हम कंपीट कर पाएंगे. और जब हम कंपीट कर पाएंगे तो तब हमें समझ में आएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ हो रहा है वो तो होना ही है इंडिया में ग्रोथ. अब वो किसके इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है वो मैटर करता है. So it can happen on the investments of foreign direct investment, या फिर it can happen on the back of domestic investment. तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का यूज किया तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी ग्रो करेंगे एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी ग्रो करेगा. सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया. ठीक है, दैट इज द विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया. ये हमको चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम इसको मना करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इनको भी प्रमोट करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो अब हमको समझ में आ गया कि हेडिंग 2 लिखने से पहले, मतलब बेनिफिट्स लिखने से पहले, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डिफाइन कर देना है कि दे आर लाइक म्यूचुअल फंड्स which collect money from which collect small amount of money from various domestic investors, and the cumulative amount of money can be invested
in large renewable energy projects. Then you will write the second heading. So the benefits of infrastructure investment trust in the renewable energy sector are करके आपने कोलन लगाया, इस पूरी चीज को आपने हेडिंग में डाला, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया, कीवर्ड्स, स्टेटमेंट एंड एग्जांपल्स, राइट. तो अब आप देखो कि हर क्वेश्चन में एंड हर टॉपिक में जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जाम्पल हो, बट कोशिश हमें करनी है कि कहीं ना कहीं से हम एग्जाम्पल निकाल के लाए. ठीक है, जैसे कि अगर हम हेडिंग 1 की बात करें, है ना, तो हेडिंग 1 में हमने क्या बात की, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आएगा कहाँ से, फॉरेन इन्वेस्टर से. तो अब ये आप देखो कि आप रिलेट कर सकते हो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो ब्रिटिश ने यही काम तो किया था, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को हटा के, और ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो थे उनका पैसा इंडिया में आता था, उन्हीं के थ्रू रेलवेज वगैरह डेवलप की. तो ये वही सेम चीज है. तो इन द एग्जाम्पल यू कैन से दैट इंडिया हैज ऑलरेडी सफर्ड with respect to direct investment, which subdued the domestic investors. ठीक है, तो इंडिया ऑलरेडी सफर कर चुका है, ऐसा आप एग्जांपल दे सकते हो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी है. अब टेक्नोलॉजी का आप डायरेक्ट एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में तो डाल दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि दैट अगर हम फॉर एग्जांपल यू विल राइट द पॉइंट कि अगर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बाहर से आती है तो जस्ट लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ सीड्स में क्या है, एक मोनोपोली क्रिएट हो गई, है ना, जो जीएम सीड्स है या फिर जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, वो फार्मर डिपेंड हो गए मोन्सैटो कंपनी पे. एंड व्हेन दे गॉट डिपेंडेंट ऑन मोन्सैटो कंपनी तो फार्मर्स का कॉस्ट भी बढ़ गया. ठीक है, सुसाइड्स वगैरह भी बढ़ गए, एंड एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो उसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, वो सारी डिक्रीज हो गई. तो आप बस एक रेफरेंस देना है, आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस एक रेफरेंस देना है कि सिमिलर टू मोन्सैटो केस कैन हैपन इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल. तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स को एक एग्जांपल दे सकते हो, राइट. दैट इज द थिंग. तो अब हम आते हैं सेकंड हेडिंग को डिस्कस करने में. सेकंड हेडिंग, जैसा कि हमने बोला कि बेनिफिट्स क्या होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का. तो बेनिफिट्स आप वही लिखोगे कि भाई सबसे पहले इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू invest small amount in the renewable energy sector, right. That is number 1. Number 2 benefit will be कि जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी को ही फायदा होगा कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आएगा. नंबर 3 विल बी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको एक टफ कंपटीशन मिलेगा, एंड जिस कंपटीशन की वजह से जो इनके पास से पैसा आ रहा है, जो मनी आ रही है एंड जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो दोनों इंप्रूव करेगा. क्योंकि when the foreign investors will see कि भाई यहाँ तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, so they will certainly improve their technology and the amount of money that they bring in to India, which is good for India, right. So इस तरह से आप इसके बेनिफिट्स लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड का. ओके, और फोर्थ बेनिफिट आप लिख सकते हो कि ये जो ऐसा क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड से करते हैं तो ढेर सारे इन्वेस्टर्स मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा सिक्योरिटी है. अगर किसी का भी थोड़ा भी लॉस होता है देन दिस लॉस विल गेट डिवाइडेड अमंग द पीपल, बट इसमें तो एक ही इंसान को लॉस बियर करना पड़ेगा. जो पांचवा बेनिफिट हम कह सकते हैं वो ये है कि सेबी से डायरेक्टली रेगुलेटेड है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं वो दे आर डायरेक्टली रेगुलेटेड अंडर सेबी, बाय द सेबी, राइट. सो दैट इज अगेन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. सो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि काफी फायदा होगा इंडिया को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को लाएं. तो ये हो गया हमारे बॉडी का एक पोर्शन. जैसे कि मैंने बताया बॉडी में हमारी 2 हेडिंग आ जाएंगी. हमने हेडिंग 1 लिख दिया कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व, राइट, उसके अंदर हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, एंड हेडिंग 2 लिख दिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. और इसी हेडिंग के बीच में हमने एक बार डिफाइन भी किया था व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इसको हमने डिफाइन भी कर दिया था. अब बात आती है थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन की कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है. तो इसको आप पॉइंट वाइज लिखने की जगह ऐसा करो, ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करो. आप जीपी मत लिखना, आप लिखना गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. ओके, देन यू कैन मेक अ डायग्राम. जैसे पीएम कुसुम योजना है,
दैट इज वन। जो भी आपको योजना याद आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि PLI स्कीम है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके और उनमें जो भी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, लेट्स से बैटरीज रिक्वायर्ड है या कुछ भी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो उनमें वो इन्वेस्टमेंट उनमें गवर्नमेंट छूट प्रोवाइड करती है, राइट। इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ओके। थर्ड स्कीम विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, क्या कह सकते? आप सबने सुना होगा रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि आप रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाओ और वो सब्सिडाइज हो जाएगा। लाइक देन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोलर पार्क को प्रमोट किया है, मेगा सोलर पार्क्स प्रमोट किया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात में आपको एग्जांपल पता होगा। फिर एक और आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आजकल इंडिया में बहुत जोर शोर से हाइड्रोजन एनर्जी एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी की बात हो रही है। दैट इज अगेन नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया गया है, आपको पता है ना, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। सो इस तरह से आप एक गवर्नमेंट पॉलिसी का एक सेक्टर बना सकते हो जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में आस्क नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी हमारे इंडिया में क्या क्या हो रहा है और आपको समझना पड़ेगा। ये 15 मार्कर है तो आपको वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। तो आप फिर उसके बाद हमारा जो एक और वैल्यू एडिशन हम करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो काफी बेनिफिशियल है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, बट हम करें क्या? मतलब अब हम आगे कैसे बढ़ें इसको लेके? तो आप यहाँ पे मतलब आफ्टर गवर्नमेंट पॉलिसी एक जो हेडिंग लिखोगे आप, वो होगा वे फॉरवर्ड, राइट। तो वे फॉरवर्ड में आप कैसे क्या लिखोगे कि क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचो वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जस्ट विजुअलाइज कि इसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो भी इसमें लूप होल्स हैं, सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लूप होल्स हैं वो उसको कवर करे, वो उसको मतलब रेक्टिफाई करे। पहला तो यही हो गया। जब लूप होल्स रेक्टिफाई हो जाएंगे तो हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, लोगों तक ये जानकारी अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी कि देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स ट्रस्ट विच आर अवेलेबल थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट, राइट। देन तीसरा क्या होगा कि लोगों तक जानकारी पहुंच के तो हमें ईज करना पड़ेगा ना, ईजी करना पड़ेगा उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करना। तो उसमें कैसे ईजी करेंगे? डिजिटाइजेशन करेंगे, डिजिटल फॉर्म्स यूज करेंगे एंड यू नो लाइक टेक्नोलॉजी का यूज करके कि थ्रू मोबाइल एप्स वगैरह यूज करके इसके थ्रू हम ज्यादा इजी बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करें कि वो जो भी पैसा बाहर से ला रहे हैं दैट शुड बी लीगल, दैट शुड नॉट जियोपार्डाइज द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो सारी स्क्रूटनी करना ही बहुत जरूरी है सो दैट ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हावी ना हो जाए। इनमें ब्रेक भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया को ही नुकसान होने लगे इन द लॉन्ग पीरियड। तो ये एक चीज है। तो इस तरह से हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में केवल डिस्कस करना पूछा है, लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो ये एक आंसर को होलिस्टिक आंसर बनाएगा, ठीक है। ये कर दिया। फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट कीवर्ड है क्वेश्चन का, विच इज इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी, इसी से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो और इसी से आप कंक्लूजन्स भी स्टार्ट कर सकते हो। तो डिलेमा खत्म हो गया, कंक्लूजन लिखना कैसे। जैसे आपने वर्ड चूज किया ना, आगे की स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगी। तो जैसा कि आपने कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी क्रूशियल टू meet the demands, to meet the targets of the government and for आप इसमें क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से भी बचने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। एंड इफ यू फॉलो द अबव मेजर्स क्या है जो आपने वे फॉरवर्ड में दिया है कि इफ यू फॉलो द अबव मेजर्स एंड वी प्रमोट एंड पॉपुलराइज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देन इट विल बी अ win-win situation for whom? For both the renewable energy sector in India as well as the domestic investors in India, ठीक है। ये चीज तो इन दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगा। बस ये छोटा सा कंक्लूजन करके आपने अपने आंसर को खत्म कर दिया। तो एक शॉर्ट समरी में दे देता हूं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, जो भी क्वेश्चन है आपने उसको पढ़ा, उसमें आपने उसका डिमांड आइडेंटिफाई किया कि डिमांड है क्या, क्वेश्चन एग्जैक्टली किस चीज पे है। जब आपने डिमांड आइडेंटिफाई कर लिया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया,
फिर आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। उसको किस में ब्रेक करेंगे आप? हेडिंग्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। हेडिंग्स में आपने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया, फिर आपने देख लिया अच्छा क्या आप वैल्यू एडिशन उसमें ऐड कर सकते थे। ये सारी चीजें आंसर लिखने से पहले हल्का फुल्का आप एनालाइज कर लोगे। फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन पे आ जाओगे। इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बताया जो डिमांड है, जो एग्जैक्ट कीवर्ड है, उसी से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे एंड उससे रिलेट कोई भी डेटा आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया था कि COP26 के अंदर पंचामित्र में जो 500 गीगावाट्स का प्रॉमिस किया गया है वो हमने डेटा यूज कर लिया। आप ये भी यूज कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूअल में ऑलरेडी मोर देन $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है इंडिया में, या फिर आप ये कह सकते हो कि हर साल लगभग 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती रहती है। तो ये चीज आप डेटा इसमें इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आप बॉडी पे आ जाओ। बॉडी में मैंने आपको बताया आपको हेडिंग 1 लिखना है, विच इज द रिस्क इन्वॉल्व with the infrastructure with the direct investment. Then you will write key what are infrastructure investment funds, and then you will write heading 2 which is the benefit of infrastructure investment funds. ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आप आ जाओगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑलरेडी क्या कर रही है, और अगर गवर्नमेंट इतना कर रही है तो आगे हमें क्या करना है, तो उसके लिए आप वे फॉरवर्ड लिख दोगे, और वे फॉरवर्ड लिखने के बाद आप कंक्लूड कर दोगे। That is the entire structure of your answer. I hope you have understood. कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।